चलो, सो स्ट्रेस हमने देखा कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, शियरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला, स्ट्रेन का, सॉरी स्ट्रेस नहीं, शियरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब बेटा जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी को मैं धक्का लगाता हूँ तो ये जो एंगल क्रिएट होता है उतना ज्यादा नहीं होने वाला, हाँ या ना? ये जो एंगल हाँ। क्रिएट हो रहा है टेन थीटा, उतना भी ज्यादा कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप नहीं होने वाला है। तो ये जो एंगल की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होती है, और जब बहुत छोटी वैल्यू होती है थीटा की तो टेन थीटा को मैं थीटा भी लिख सकता हूँ। ये पता है तुमको या नहीं पता? नहीं Yes. पता है सर। ये चीज पता है सबको? पता है, पता है। बता दो एक पता है बार। सर। अरे हाँ यार, गणित वाले हो तुम लोग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। सर अब नहीं आ रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सब ठीक ही है? हेलो, सर नहीं आ रही। आवाज आ रही है? सब हाँ बोल सर ही आई। नहीं रहे तो अब कुछ आई। कहाँ हाँ से सर, अब आएगी? अब आ रही है आवाज? हाँ सर। Yes. ये ओके ओके, चलो। तो स्ट्रेन की वैल्यू थीटा लिखा वो समझ में आया, टेन थीटा की जगह पर मैंने थीटा लिखा वो समझ में आ गया। ओके, क्यों? बिकॉज थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा Yes, थीटा के नहीं, इक्वल होता है, बता कॉस दो थीटा एक 1 के बार। इक्वल होता है। सर बता दो ना एक बार। ओके, देखो बेटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस zero, जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1। 1. आप म्यूट हो गए शायद। सर आवाज नहीं। Am I audible? 4 बार, मतलब एको हो रहा है। हाँ, अब आवाज अब क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो बेटा, सो कॉस जीरो की वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ओके, अगर मैं 0 से थोड़ा बढ़ा दूं, एंगल को थोड़ा बढ़ा दूं, तो कॉस जीरो में 1 से थोड़ा सा कम होगा, बट मैं बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ले लेता हूं, तो ये कॉस जीरो जो है वो 1 आ जाएगा। और जीरो को बढ़ाने पे, एंगल पे बढ़ाने पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 से थोड़ा बढ़ेगी। जितना मैंने एंगल को बढ़ाया उतना इसमें भी बढ़ाया, तो जो एंगल है वही मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा? तो भाई टेन थीटा की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी? थीटा के इक्वल हो जाएगी, जब थीटा बहुत छोटा हो। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ. ओके, कोई डाउट? आ रहा है सर, तो आवाज जब आ थीटा रहा है। बहुत छोटा है, यस, थीटा बहुत छोटा है तो याद रखना साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। ओके, ये तभी अप्लाई करेंगे जब एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। सर, ओके, वेरी वेरी स्मॉल मतलब 0 से 10 डिग्री तक चलेगा। सर हाँ, बोलो। मेनली जब बहुत छोटा होता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम थीटा नहीं लेते हैं ये मोस्टली. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सिवाय कॉस, सिवाय कॉस, कॉस को 1 लेना पड़ेगा, ओके. अगर मैं बाकी सारे को थीटा ले। अगर मैं 10 इंटू अगर मैं 10⁻⁻5 बोलूँ तो साइन का क्या थीटा. आपने बोला ना? हाँ, थीटा। हाँ, तो थीटा रहेगा। हाँ, मैंने ये बोला बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू जब तक 0 से लेके 10 डिग्री तक है अच्छा, ऐसा। तब अच्छा, तक मैं साइन थीटा को थीटा ले सकता हूँ, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा को 0 लिख सकता हूँ, सॉरी 1 लिख सकता हूँ। आ गया समझ में? हाँ अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री तक, डिग्री बोल रहा हूँ, कोई रेडियन नहीं बोल रहा हूँ। हाँ
10 डिग्री बोल रहा हूँ, ऐसा मत बोलना कि सर ने बताया था कि साइन 10 डिग्री जो होता है वो हो जाएगा 10 के बराबर, सर शायद कॉस को नहीं ऐसा होगा मत ना, करना। क्या? कॉस हाँ, कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस 1 से थोड़ा चेंज हो जाएगा, कर सकते हैं इसको। चलो समझ में आ गया भाई? हाँ सर आ गया। ओके, तो मैं थीटा को अब मैं क्या मतलब स्ट्रेन जो है उसको मैं डायरेक्ट थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। शेयरिंग स्ट्रेन को कितना एंगल पे वो बेंड हो रहा है उसके हिसाब से सोच सकते हैं। आ गया समझ में? कितने एंगल से वो बेंड हुआ वही उसका स्ट्रेन हुआ। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आ गया। चलो, तो हमने 3 तरह की चीजें पढ़े, 3 तरह के पढ़े अभी तक, शेयरिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स। चौथे तरह का पढ़ते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने लिक्विड में डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिक्विड में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। अब तुम सबको पता है पानी क्या करता है, इस पे प्रेशर। पानी इस पे फोर्स लगाएगा, फ्लूइड इस पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। और ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा उससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कंप्रेशन चेंज होगा, होगा। डिफॉर्मेशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बिकॉज ये हर जगह पे लग रहा है। पूरे बॉडी की जितनी भी सरफेस है उन सभी सरफेस पे 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है वाटर का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। समझ में आया? तो ये जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, वापस वही कि भाई फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये क्या आएगा, कौन सा, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रेशर भी बोल सकता हूँ। इस केस में ये एग्जैक्ट प्रेशर ना हो तो वो फोर्स लगने वाला है 90 डिग्री पे ऑलवेज। ये फोर्स जो है हाइड्रोलिक का लग रहा है वो ऑलवेज 90 डिग्री पे लग रहा है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ उसको मैं प्रेशर बोल सकता हूँ। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, बिकॉज वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इसलिए। दूसरी चीज, इसके अंदर जो स्ट्रेन होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। स्ट्रेन जो होगा वो क्या चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ओके, इसमें कोई भी चीज चेंज हो रही है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको। कोई डाउट? बिकॉज चेंज लेंथ में नहीं आ रहा है, एरिया में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम पूरा चेंज हो रहा है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। समझ में आया? यस। यहाँ तक कोई डाउट? डेल्टा वी बाई वी समझ में आया? ओके, और हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे डेल्टा वी हमेशा क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा, राइट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल बड़ा होता है, इनिशियल उसमें चेंज हो जाएगा कि इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल छोटा होने वाला, इसलिए डेल्टा भी तुम्हारा नेगेटिव आएगा। कोई डाउट? समझ में आ गया? अच्छा, स्ट्रेन के अंदर कभी भी यूनिट होता है क्या, स्ट्रेन का कोई यूनिट हो सकता है? क्या स्ट्रेन का कोई यूनिट है? नहीं होगा, राइट, बिकॉज स्ट्रेन में क्या कर रहे हैं, डेल्टा एल अपॉन एल कर रहे हैं, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन वी कर रहे हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और दूसरे में तो एंगल ही था, तो इन सब में कोई भी यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। स्ट्रेन सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्ट्रेस जो है उसका यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़े। यस। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? तो भाई हुक्स लॉ ये कहता है कि तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टा एल मतलब डिफॉर्मेशन होना, स्ट्रेन डेवलप होना मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा। ओके, इस पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उतना ही इधर क्या होगा, चेंज इन लेंथ आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया?
Yes. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, कोई डाउट? कब तक ये चीज वैलिड है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया। हमेशा नहीं, याद रखना। ओके, नॉट ऑलवेज, पहली चीज, नॉट ऑलवेज। ये तब तक ही प्रोपोर्शनल है जब तक फोर्स या फिर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ और जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मैं खींच रहा हूँ, तो खींचने से क्या होगा, थोड़ा बहुत इसका क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, बहुत ही कम, जो मुझे दिखने भी वाली नहीं है। तो इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो थोड़ा बहुत लेंथ बढ़ेगी। अगर ज्यादा खींचूंगा तो फिर इसमें क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो जब तक मैं थोड़ा फोर्स लगा रहा हूं तब तक थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो हमने लिखा है, वो कब तक होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए होगा। समझ में आया? उसके बाद हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया बट डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया। जैसे एक स्प्रिंग की बात कर लो, एक छोटी सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं एक स्प्रिंग ले रहा हूँ, इलास्टिक बॉडी, अगर बहुत फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है वो वापस नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी। पर एक बार ज्यादा खींच दिया तब क्या होगा, वो अपना वापस शेप टूट- रिगेन नहीं करने वाली। ओके, टूटने से पहले की बात चल रही है, ब्रेक नहीं Okay. हुआ अभी तक। ओके, तो मैं जब खींच रहा हूँ तो वो अपना रिगेन शेप नहीं करने वाली। अब समझ में आ रहा है? तो Yes. ये इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओनली एंड ओनली व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज वेरी वेरी लो। ओके, वरना क्या होगा, वरना थोड़े से स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो सकता है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी देखी। उसके लिमिट के बाद अगर मैं थोड़ा भी फोर्स लगाऊंगा ना तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। स्ट्रेन बढ़ने का मतलब क्या, वो डिफॉर्म हो गया, वो टूट गया। समझ में आ गया ये? Yes, sir. गुड आउट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कब तक के लिए, कब तक के लिए, जब For तक ये थोड़े लिमिट जो है वो कम है, थोड़े के लिए। डिफॉर्मेशन जब तक बहुत कम हो रहा है तब तक की बात चल रही है। कोई डाउट? ये No. क्या कहते हैं, ये ऐसा किसने बताया, हुक लॉ ने बताया। ओके, दिस इज नोन एज स्ट्रेन। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर एक कांस्टेंट लगाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के टाइम्स स्ट्रेन। ओके, और ये जो k है दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हुक्स लॉस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आगे ही इसी कांस्टेंट के ऊपर ही हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट? स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन, बीच में आया कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मतलब कोई भी मटेरियल है ना, जैसे इंजीनियरिंग के अंदर जो भी मटेरियल तुम यूज करते हो, कोई भी चीजों बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हो, उसके लिए ये वाला जो कांस्टेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए ये वाला कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कोई बता सकता है? ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, रीजन क्या हो सकता है इसका? इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, सिंपल चीज है। ओके, जैसे एक रॉड की बात करते हैं, एक रॉड की बात करें। ओके, तो रॉड को बेटा हम खींचेंगे ना तो स्ट्रेन डेवलप, मतलब बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। ओके, अब जब भी हम लोग कोई भी चीज को जब खींचते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ओके, एक पर्टिकुलर लिमिट के खींचने के बाद डिफॉर्मेशन भी हो गया, उसके बाद और खींचेंगे तो ये बीच में से टूटेगा। कोई डाउट? No. ओके, मतलब कि मान लो ये रॉड है, एक अच्छी तरह से दोनों तरफ से हमने खींचना चालू किया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो ऐसा बनेगा। ओके, ये तुम अगर इंजीनियरिंग लोगे आगे जाके तो इसका प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग। ओके, एक मशीन होती है बड़ी सी, उसके बीच में रॉड रखते हैं और रॉड को खींचते हैं और कितने फोर्स पे ये ब्रेक हो रहा है वो हम लोग मेजर करते हैं। तो वो अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ सीखते हैं कि क्या होता है। तो बेटा इस रॉड को जब मैं खींचते हैं तो इस तरह से कुछ डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, इस तरह की उसकी सरफेस बन जाती है बीच से, जहां से खींच रहे हैं वहां पे। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, यहाँ बीच से वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इस चीज में बहुत काम लगती है। रॉड को जब मैं खींच रहा हूं ना तो एक
अच्छा खासा उसका स्ट्रेन होगा। ओके, मतलब कि उसकी लेंथ अच्छी खासी चेंज होगी, फिर वो ब्रेक होगा। समझ में आया? जबकि अगर इसकी जगह पे वुड को खींचूंगा तो वुड में इतना स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, उससे पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? यस। यस सर। इतना समझ में आया? इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे बेसिक चीज, कॉमन सेंस ये चीज समझ में आएगी बेटा कि अगर मैं इस टाइप के ऑब्जेक्ट से, इस टाइप के मटेरियल से मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो स्ट्रक्चर तुम्हें टूटने से पहले वार्निंग देगा। समझ में आया कि भाई मैं टूट रहा हूं, देख लो तुम लोग, मैं टूट रहा हूं, तुम लोग देख लो, चेंज करना है तो चेंज कर लो, जान बचा के भागना है तो भाग जाओ। बट अगर इसकी जगह वुड होता तो क्या होता? वुड क्या करता? मैं टूट डायरेक्ट रहा ही हूं हो उसके लिए जाता। वार्निंग नहीं देता, डायरेक्ट टूट जाता, मरना है वो लोग मर जाते। आया समझ में? तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है और मटेरियल इस तरह से कुछ सिलेक्ट किया जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? नो नो। ओके चलो। और हमेशा बेटा ये जो है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के टाइम स्ट्रेन, ये हर एक मटेरियल के नहीं है, कुछ मटेरियल ऐसे भी है जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते। ओके, कुछ मटेरियल ऐसे भी है जो इसको फॉलो नहीं करते। चलो आगे देखते हैं हुक्स लॉ के बाद। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ओके, ध्यान से देखना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बना रहे हैं। ओके, एक एक्सिस पे मैं स्ट्रेस ले लूंगा, दूसरे एक्सिस पे मैं स्ट्रेन ले लूंगा। लेट्स से दिस इज स्ट्रेस, ये ले लिया हमने स्ट्रेन। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं कि भाई इनिशियल क्या होगा। इनिशियल मैंने कुछ भी स्ट्रेस नहीं दिया, अगर स्ट्रेस नहीं दिया तो क्या स्ट्रेन डेवलप हो सकता है? नहीं। अगर मैंने खींचा ही नहीं तो उसमें डेल्टा एल नहीं हो सकता, मतलब इनिशियल ये यहाँ पे होगा 0 पे। ओके, उसके बाद क्या होगा, जितना स्ट्रेस दूंगा उसी के प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन बढ़ने वाला है। राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुक्स लॉ के अंदर कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? जितना बोलो स्ट्रेस भाई। बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, राइट। y इज प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह का कुछ ग्राफ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। क्या ये बनता जाएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन? अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो, तो ये हमारा ये ग्राफ बना। इसके बाद क्या होगा, ये ग्राफ बना, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ तक वो क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। यस। यहाँ तक वो क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है जनरली इतना ज्यादा एंगल पे इंक्लाइन नहीं होगा। ओके, ये कैसा होता है, स्ट्रेस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा थोड़ी ना लेंथ चेंज होने वाली है। तो इसको अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं कि भाई ये ज्यादातर इंक्लाइंड किसकी तरफ होगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेन बेचारा कम बढ़ेगा। स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है मतलब वो ज्यादा एलोंगेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, रबर के लिए देखोगे तो कुछ अलग ही ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, किसके लिए, एक अच्छे खासे मटेरियल जो मेटल है, जो सॉलिड की तरह बात करते हैं उसके लिए। ओके, सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, ऐसा बनेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ बनता है। ओके, इसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाके, हल्का सा नीचे जाके और आगे जाके फिर ऐसा बैंड होता है। ओके, ये तुम्हारा एक ग्राफ है, बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ओके, ये ग्राफ जो है उसको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, ये ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, चलो क्या कर रहा है अब ये देखते हैं। हाँ बोलो। सर आपने मतलब बोला ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जितना पोर्शन है हाँ, वो इसके साइड ज्यादा बेंट होगा, लेकिन ऐसा यस, क्यों स्ट्रेस की होगा? तरफ ज्यादा बैंड। ऐसा क्यों मैं होगा, देखो ध्यान से, सिंपल चीज है बेटा। इस चीज को मैं खींच रहा हूँ, क्या कोई स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? मैंने फोर्स नहीं तो काफी लगाया, क्या स्ट्रेन डेवलप दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं है। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, मैं बहुत फोर्स लगाऊंगा तब कुछ स्ट्रेन डेवलप होगा, विच मींस स्ट्रेस ज्यादा रेट में बढ़ेगा एज कंपेयर टू स्ट्रेन। यस सर आया समझ में? समझ में आया? स्ट्रेस में ज्यादा बढ़ाऊंगा एज कंपेयर टू स्ट्रेन। स्ट्रेन में इंक्रीज सेम आएगा, प्रोपोर्शनलिटी सेम है, बट क्या होगा, स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तब स्ट्रेन जाके थोड़ा बढ़ेगा।
फिर वापस उतना ही स्ट्रेस बढ़ा तो वापस स्ट्रेन उतना ही बढ़ा, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी। ओके सर। ओके, समझ में आया? हाँ हाँ। ओके, तो इसलिए ये ग्राफ ज्यादा तरफ स्ट्रेस की तरफ इंक्लाइन होगा। अब बेटा इस पॉइंट को मैंने O नाम दिया, इस पॉइंट को हमने A नाम दिया। O से लेके A तक क्या कर रहा है ये? O से लेके A तक क्या कर रहा है? वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या कर रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? किस चीज को ओबे कर रहा है? हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, राइट? स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? A से लेके दूसरा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है B पॉइंट, वहां तक क्या हो रहा है? अच्छा, हुक्स लॉ तक बेटा एक चीज याद रखना, जब तक वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब भी ये भी होता है कि अगर मैं इतना स्ट्रेस लगा दिया, मैंने यहां तक का स्ट्रेस लगा दिया, उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस लगाना बंद करूंगा तो क्या होगा? स्ट्रेन भी कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अपना वापस शेप रिगेन कर लेगा। आया समझ में? ओके, ये तभी की बात चल रही है जब हम फोर्स कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। कोई डाउट? तो जैसे ही हमने फोर्स हटा दिया, वो वापस क्या करेंगे? जैसे ही फोर्स हटाया, वो क्या करेगा? वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट का जो स्ट्रेस लग रहा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे के बाद वो क्या करेगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म हो गया मतलब बी पॉइंट तक एक बार अगर हमारा कर्व पहुंच गया, मतलब हमने स्ट्रेस यहां तक का लगा दिया, उसके बाद में स्ट्रेस हटा भी लूं तो भी परमानेंट वो डिफॉर्म दिखेगा। समझ में आया? वापस अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। तो ये जो स्ट्रेस है दैट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस, कि भाई ये मैक्सिमम स्ट्रेस लग सकता है जब वो क्या करेगा? अपनी शेप रिगेन करने की प्रॉपर्टी रखेगा। इससे भी ज्यादा थोड़ा भी स्ट्रेस लगा देंगे तो उसके बाद क्या करेगा? वो अपने शेप रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको भूल जाएगा। कोई डाउट? नो सर समझ में आया? यील्ड पॉइंट समझ में आया? सर यस सर। हाँ बोलो। सर ये जो हुक्स लॉ है वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सबके लिए वैलिड नहीं है। हमारा बेटा आवाज कट गया, वापस बोलो। सारे ऑब्जेक्ट के लिए? सारे ऑब्जेक्ट के लिए जनरल नहीं है बेटा हाँ, नहीं बेटा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए जनरल नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं 90% मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए जनरल है, बट ऐसे भी मेटल्स है जो ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओके, सारे ठीक के है लिए सर। नहीं है। कोई डाउट? चलो इसके बाद बेटा ये समझ में आया, यील्ड स्ट्रेस समझ में आया। ये इसके बाद अगर मैंने स्ट्रेस लगाया तो ये क्या हो जाएगा बेचारा? डिफॉर्म हो जाएगा। इस सर पॉइंट को बोलेंगे यील्ड पॉइंट। हाँ बोलो। सर बी पॉइंट पे वो रिगेन नहीं करेगा अगर हम रिलीज कर दे हाँ, तो? यस, रिलीज वही करेंगे shape तो होगा ना? वो रिगेन नहीं कर पाएगा, ओके। उसी शेप में कंटिन्यू करेगा। उससे पहले भी सारी चीजें यही कंडीशन वैलिड हो जाती है। इससे पहले ओ से लेके बी तक चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना शेप वापस रिगेन कर लेगा। बट एक बार बी से पास हो गया, जैसे ही वो बी से पास हो गया, वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गया। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि इसके बाद उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। इलास्टिक लिमिट खत्म होने का मतलब वो अपना शेप वापस रिगेन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर सर। फिर उसमें फर्क हाँ। क्या हुआ सर? किसमें? ये यील्ड स्ट्रेस और अभी जो हाँ, आपने बोला। ये जो ए पॉइंट है और ओ पॉइंट है, ओ से लेके ए तक ये क्या कर रहा है? हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। हाँ समझ में आया? ए से लेके बी तक हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ये हाँ। डिफरेंस हुआ बेसिक। ओके, बी पॉइंट तक क्या हुआ? बी पॉइंट तक वो अपना शेप रिगेन कर रहा है। ए पॉइंट पे भी वो शेप रिगेन कर लेगा, हर एक पॉइंट पे शेप रिगेन करेगा, बट ओ से ए तक हुक्स लॉ को ओबे करेगा, ए से बी तक हुक्स लॉ को ओबे नहीं करने वाला। ओके सर हाँ बोलो। सर तो इसमें जो हमको टेक्स्ट बुक में सी पॉइंट दिया है तो उसमें तो ऐसा डायरेक्ट मतलब कि ऐसा जेई में बताया था कि
वो सी पॉइंट पे अगर हम छोड़ दे फोर्स को तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, तो वो कैसे होगा? क्या 0 हो जाएगा? अगर क्या चीज 0 हो जाएगी? सर मतलब कि ऐसा कहा था कि सी पे आके हम फोर्स को रिलीज कर दे, मतलब कि 0 कर दे, तो वो डायरेक्ट हाँ। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, डायरेक्ट मतलब कि 0 हो जाएगा, वैसा कुछ कहा था। क्या? नहीं नहीं बेटा, जो वहां पे कहा वो तुमने शायद सुना नहीं अच्छी तरह से, या फिर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अच्छी तरह से। हाँ सर, बट ओके, एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ये सी पॉइंट जो आ रहा है, तो लेके बी से सी तक क्या होगा? तो बी से सी तक बेटा थोड़ा सा भी मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा ना, तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया क्या हुआ बी से सी तक? यस सर। ये बी है यहाँ तक, बी से सी में क्या हुआ? यील्ड स्ट्रेस के बाद मैंने थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाया ना, स्ट्रेन ज्यादा हो गया। स्ट्रेन ज्यादा हो गया मतलब उसका एलोंगेशन ज्यादा हो गया, थोड़े से स्ट्रेस से। जबकि पहले ये ग्राफ जो था वो पूरा का पूरा स्ट्रेस की तरफ इंक्लाइन था। स्ट्रेस माने चाहे कितना भी लगा लो, स्ट्रेन नहीं होने वाला था। बट एक बार यील्ड स्ट्रेस पहुंच गया, यील्ड पॉइंट पहुंच गया, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस पे भी ज्यादा डिफॉर्मेशन दिखने लगेगा। आया समझ में? ये कहता है बी सी पॉइंट। सर हाँ सर, सी थोड़ा पे हो। स्ट्रेस 0 हाँ, हो जाएगा ऐसा कहा था, मतलब कहाँ पे सी पे? सर सी पे नहीं अगर बेटा, हम सी ऐसा नहीं है, वो मैं बताता हूँ क्या बोला था। वो शायद तुमने ऐसा सुना होगा कि सी पे अगर मैं स्ट्रेस को 0 कर दूं, अगर ओके, मैं हाँ स्ट्रेस हाँ को हाँ, कितना कर वैसा ही। दूं? 0। सी पॉइंट पे आने के बाद मैंने फोर्स लगाना बंद, स्ट्रेस को 0 करने का मतलब क्या हुआ? फोर्स लगाना बंद किया, तो भी स्ट्रेन जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, स्ट्रेन इतना ही हाँ सर, रहेगा। बस यही ये समझाओ ना। समझ में आया? हाँ, ये समझाऊँ हाँ और हाँ ओके। देखो बेटा, अभी तक नॉर्मल की बात करते हैं, पहले से बात करते हैं। इस पर मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से ये मैंने फोर्स लगाया, उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसकी वजह से वो क्या हुआ? एलोंगेट हो गया, इतना स्ट्रेन क्रिएट हुआ। कोई डाउट? मैंने फोर्स हटा दिया, जैसे ही मैंने फोर्स हटा दूंगा वापस वो अपना शेप क्या करेगा? रीगेन। रीगेन कर लेगा। ओके, उसके बाद कब तक ये चलेगा? बी पॉइंट तक। ए पॉइंट तक सिर्फ हुक्स लॉ को ओबे करेगा, बी पॉइंट तक रीगेन करने की प्रॉपर्टी रहेगी। बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक क्या दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। ये पहली चीज दिखा रही है बी से सी। दूसरी क्या यस सर। दिखा रही है? दूसरी ये दिखा रही है कि सी पॉइंट पे, जैसे कि मान लो मैं सी तक पहुंच गया, ओके, मैं सी तक पहुंच गया, मैंने स्ट्रेस लगाया, अब मैंने स्ट्रेस 0 किया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, फिर भी इसकी जो लेंथ है वो उतनी की उतनी रहेगी, ओके चेंज नहीं सर। होगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। समझ में आया? तो स्ट्रेन 0 हो गया बट स्ट्रेस 0 नहीं होगा उस पॉइंट पे। ओके बी से सर। सी में कोई भी पॉइंट पकड़ लो, बी से सी तक कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है? हर एक पॉइंट में जैसे ही मैं स्ट्रेस हटा दूंगा, वो साइज जो है वो चेंज नहीं होगी। आया समझ में? हाँ सर, मेरे पास अभी थैंक यू। स्प्रिंग नहीं है, वरना मैं स्प्रिंग को देखा देता करके। ओके, स्प्रिंग के अंदर ये चीज तुरंत दिख जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस तुम्हारे सर। घर पे अगर छोटी सी सी का स्प्रिंग हो नाम तो क्या ट्राई है? करना स्प्रिंग को खींचने का। किसका? सी का कोई नाम या सी कुछ पॉइंट का कोई? पॉइंट? सी पॉइंट की बात कर रहे हो? हाँ सर। नहीं, सी पॉइंट का ऐसा कोई नाम नहीं है बेटा, वो रैंडम पॉइंट लिया है। ओके, ओके सर। मतलब वो एक रैंडम पॉइंट है। कहाँ तक के लिए? तो मैं बोल सकता हूँ कि इससे आगे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आगे वाला पॉइंट है, पॉइंट डी। इस पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत बढ़ गया। आया समझ में? बी से सी डी तक सब कुछ सेम रहने वाला है, मैं थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। देख सकते हो तुम कि भाई तुम सिर्फ सी से लेके डी तक का ग्राफ देखोगे तो ये किसकी तरफ इंक्लाइंड है? स्ट्रेन की तरफ स्ट्रेन इंक्लाइंड की है, तरफ। मतलब स्ट्रेस बढ़ने पे स्ट्रेन ज्यादा बढ़ने वाला है। इनिशियली ऐसा नहीं था। ओके, तो सी से डी में ये समझ में आ गया। सॉरी, बी से डी की बात यस कर रही सर। है। ओके, बी से डी तक, बी से डी तक सेम है। सी तो कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, उसको सी नाम दे सकते हो। ओके, जो डी यस सर। पॉइंट है तुम्हारा, जो तुम्हारा डी पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल लिमिट। डी पॉइंट तक अगर आ गया तो इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अब वो ब्रेक होने वाला है। समझ में आया? और उसको हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। समझ में आया? यस।
कोई डाउट यहाँ तक? No, ओके मतलब डी पे आने पे इस पे ये मैक्सिमम स्ट्रेस में लगा सकता हूँ। ये डी जो है दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस जो मैं लगा सकता हूँ। इससे ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया वो ब्रेक होने वाला है। ओके अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट चीज क्या है। डी से लेके ई तक अगर एनसीईआरटी में देखोगे ये ई पॉइंट है, उसको एक अलग से नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? फ्रैक्चर पॉइंट या ऐसा कुछ नाम दिया होगा या रप्चर पॉइंट दिया होगा नाम। यस, क्या नाम दिया है? फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट नाम दिया है। ओके फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या? फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब टूट जाएगा। आ गया समझ में? yes, हाँ। sir. गुड आउट, समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर जेई में जो ये बीच में जो डीप पॉइंट है ना वो कुछ नहीं था। हाँ हाँ डी पॉइंट कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया पूछा तुमने। डी पॉइंट और ई पॉइंट ओके ये मटेरियल के लिए डिपेंड करता है। ओके अगर मान लो मटेरियल जो है वो तुम्हारा ब्रीटल है। ब्रीटल का मतलब क्या हुआ? ब्रीटल कौन होता है? जल्दी से कांच टूट ब्रीटल जाएगा। होता है, ब्रेक हो जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको मैं मैक्सिमम जैसे इसको मैं अल्टीमेट स्ट्रेस बोलता हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं इस चीज को। अब इतना स्ट्रेस लगा दिया उसके बाद अगर वो तुरंत ही टूट गया तो तुम्हारा जो ई पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये तुम्हारा ई पॉइंट हो जाएगा। किसके लिए? दिस इज फॉर ब्रीटल। समझ में आ गया? ये ब्रिटल मटेरियल होगा तो क्या होगा? ई पॉइंट और डी पॉइंट बहुत ही नजदीक होंगे। जितना मैक्सिमम स्ट्रेस लगा तुरंत पट करके टूट गया। बट अगर मान लो मैक्सिमम स्ट्रेस लगाने के बाद ई पॉइंट तुरंत नहीं आता है, फ्रैक्चर तुरंत नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद होता है, तो वो क्या है? वो डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल। समझ में आ गया? डक्टाइल मटेरियल। yes, यस सर। ओके अगर बचपन में याद हो, बचपन में हम लोगों ने ब्रीटल एंड डक्टाइल शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डक्टाइल की डेफिनेशन क्या हाँ, पढ़ी थी sir. बचपन में? डक्टाइल की थिन डेफिनेशन बचपन वायर्स में क्या में पढ़ी थी? ड्रॉ। वायर्स बना सके। याद आया? डक्टाइल हाँ, की yes, डेफिनेशन sir. पढ़ी थी, वो वायर बना सके। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत फोर्स लगा दिया, उसके बाद मैं और जब फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें से पूरा मटेरियल ब्रेक नहीं हो रहा है, इसमें से वायर्स निकल रहे हैं। आ गया समझ में? yes, sir. ओके मतलब क्या हो रहा है? वो अपनी स्ट्रेन बढ़ा रहा है। वायर बनना मतलब क्या हुआ? लेंथ बढ़ाना। तो ये स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ रहा है इतना, तो अब उसको हम डक्टाइल कहेंगे। ब्रीटल क्या होगा? जो वायर्स नहीं बना पाएगा, मतलब ये हुआ कि इसमें स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा उस पॉइंट पे। सर डाउट? हाँ बोलो। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी पॉइंट और ई पॉइंट दोनों फ्रैक्चर पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल की वो यस यस डिपेंडिंग ऑन, यस यस दोनों को मैं फ्रैक्चर पॉइंट बोल सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। ओके Okay, और sir. डी पॉइंट पे बेटा जो स्ट्रेस है, डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है दैट इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब उतना फोर्स लगा देना है, अगर उससे ज्यादा अगर डेवलप हुआ तो फिर उसको टूटना पक्का है। आया समझ में? yes, ओके तो मटेरियल से मटेरियल पे इसका डिपेंडेंसी अलग अलग रहेगा। कोई डाउट? हाँ बोलो। सर अगर डी और ई के बीच में कोई एक पॉइंट हो और वहां से हम स्ट्रेस जीरो कर दें तो वो टूटेगा या ऐसा ही रहेगा? नहीं देखो बेटा, जैसे क्या हो रहा है, देखो डी से लेके ई तक अगर देखोगे तो स्ट्रेस क्या हो रहा है? डी से ई में स्ट्रेस देखोगे तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने एक बार अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप हो गया, उसके बाद तो उससे भी थोड़ा कम लगाऊंगा ना तो भी वो ब्रेक हो सकता है। जीरो कर दे तो हो सकता है कि ब्रेक ना हो, बट थोड़ा अब मैं और लगा दूंगा तो अब वो ब्रेक हो सकता है। समझ में आ ओके गया? सर। मतलब ये ऐसा है कि ये पॉइंट को ऐसा अज्यूम कर लो, एक कार है वो जो खाई में पड़ रही है, मूवीज में तुमने देखा होगा, वो लटकी हुई होती है बेचारी। ओके अब थोड़ा एक छोटा सा पत्थर भी हम फेंक देंगे उस तरफ तो गिर जाएगी। इस तरह का पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। ओके कि भाई सर। अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप हो गया, उसके बाद कम स्ट्रेस डेवलप करोगे ना तो भी वो ब्रेक हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उतना ही स्ट्रेस डेवलप करने पे ब्रेक हो। कोई डाउट? no, no. आ गया समझ में? Sir, Less sir, than 1 minute. sir, लेस देन 1 मिनट। हाँ बोलो। वापस ज्वाइन करना है इसके बाद? नहीं नहीं चलेगा, आप कर लो।
ओके सर आप इतना आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके ओके नोट्स लिख लेना यहाँ तक की। हाँ सर ओके हाँ बोलो। सर आपने जो A to B वाला पॉइंट बोला ना, डिफरेंस बिटवीन A O और बेटा एक A काम B, करो, जिसको डाउट है ज्वाइन कर लो वापस। ओके हाँ सर। जिसको डाउट है वापस ज्वाइन कर लेना, 2 मिनट का और टाइम।